गॉस थ्योरम सबसे पहले डील करेगा किससे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए ये कितनी लाइंस हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, देन हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू कैन सी? 4, है ना। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि मैंने इसके सामने एक सरफेस लगा दिया है, एंड अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, है ना, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके जा रही है? तुम कहोगे सर 4 होके जा रही है। देयर आर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले ई था, कितना था? तो अब कितना हो गया है? 2E। यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने में। तो हम कहते हैं कि भाई फ्लक्स है क्या? फिर फ्लक्स है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली। नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, कैसे? परपेंडिकुलरली टू ए सरफेस, किसी सरफेस से, क्या कहलाती है? कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई जो होता है वो क्या होता है? ई ए। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी फ्लक्स बराबर हो गया ई इंटू ए। अब तुम्हें एरिया के बारे में मैंने एक दिन और बताया था कि अगर कोई एरिया ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो एरिया होगा ए, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, अपने खुद के परपेंडिकुलर लिया जाता है कोई भी एरिया। अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस इस तरह से है तो उसका एरिया इस तरह देखा जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो अपने खुद के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इसी को बेस बना के हम ये कह सकते हैं कि भाई ज़रूरी तो है नहीं कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी परपेंडिकुलर ही, हो सकता है कि किसी एंगल पर हो। तो हम क्या कहेंगे कि भाई मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर गोइंग लाइक दिस, बट योर सरफेस एरिया इज़ लाइक दैट। आपका जो एरिया है वो तो ऐसे है, तो उसका वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा ए, और यहाँ पर एंगल बन रहा है ई और ए के बीच में 2 बन गए, कौन कौन से? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो अगर हमें ई की ही डायरेक्शन में ए कुछ ए चाहिए होगा तो उसके हमें ए के 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। बताओ, तो वो वाला कंपोनेंट जो हमारे ई की डायरेक्शन में होता है वही क्या होता है? हमें लेना होता है एक्चुअल में। तो हम कह सकते हैं कि भाई इफ़ एंगल बिटवीन ई एंड ए इज़ थीटा, अगर ई और ए के बीच में एंगल कितना है बाबू? थीटा है, देन फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? कितना सिंपल है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद करते हो तो कितना मज़ा आता है, देखो है कि नहीं है? एक एक चीज़ों को समझ में आ रहा। अब हम क्या कह सकते हैं भाई, जब 2 वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई हों, क्योंकि ई भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि अगर उनके साथ एंगल लिखा हुआ है कोस थीटा की फॉर्म में तो वो असल में होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। यूनिट, यूनिट क्या होगी? ये 3 फार्मूले हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ फाई। देखो ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और ए की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, यही इसकी यूनिट होती है, बस कुछ नहीं और। फ्लक्स की यूनिट याद कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसमें जो है एक चीज़ और है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फाई?
व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फाई, तो डायमेंशन के लिए क्या करोगे, न्यूटन की डायमेंशन यानी कि फुल फोर्स की डायमेंशन दैट इज़ mL/t-2 इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब हो गया L⁻², अपॉन में कोलाम, कोलाम क्या होता है AT। बताओ जब सॉल्व करोगे तो m तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, mL⁻, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसका मतलब mL⁻3, t की पावर यहाँ -2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और a ऊपर जाके -1 हो जाएंगे। यानी इससे पता लगा कि mL⁻3 t की पावर mL⁻3 t की पावर -3 और a की पावर -1 हो गए। समझ में आई कि नहीं आई? ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी रुकना नहीं पहले, है ना, इसे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है पूरा का पूरा। चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। अभी इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी देर और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक पहले 2 फार्मूले लो। हमने कौन कौन से फार्मूले बताए तुम्हें, फाई बराबर E cos थीटा, एक बताया फाई बराबर E.A, एक बता, हाँ तो 2 फार्मूले हो गए। इसमें पहले फार्मूले को पकड़ लो, नंबर 1 फाई बराबर EA cos थीटा। अभी पहले इसको समझो ध्यान से, ये क्या है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर क्या हो गए, आर पैरेलल। क्या हो गए, पैरेलल। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1, सो फाई इक्वल टू हो जाएगा EA। बात समझ में आई कि नहीं आई, न्यूटन इंटू मीटर पर कोलाम। ठीक है, फाई बराबर क्या हो गया E है। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस में क्या होता है, कॉस में 1 की वैल्यू मैक्सिमम होती है और -1 क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वी कैन से दैट दिस इज मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज कॉस 0 जो होता है यानी कि +1, कॉस की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, एंड कोस 180 दैट इज -1, ये क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होगा, इसका मतलब एक और भी है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सारी की सारी बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास हो रही, कोई भी इधर उधर नहीं घूम रही है। यानी कि मैक्सिमम क्या कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिममली अपने ऊपर ले रहा है ये एरिया। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें सेकंड केस बन सकता है कि अगर आपके जो है सेकंड केस बन सकता है क्या चीज़ कि अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो सरफेस है वो लाइक दिस, इस तरह से है, तो इसका एरिया कैसे होगा, ऐसे होगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ गोइंग लाइक दिस। तो एक भी लाइन पार होके नहीं जाएगी इस सरफेस से, नॉट ए सिंगल लाइन विल क्रॉस दिस सरफेस, या तो ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी। आई बात समझ में? तो हम कहते हैं भाई कि इफ़ थीटा इक्वल टू कितना है 90 है, देन कोस 90 कितना होता है 0। तो हम कह देंगे नो लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सरफेस। इस सरफेस को कोई भी लाइन क्या कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है। तो अगर नहीं कर पा रही है तो फाई बराबर क्या होगा, EA cos 90, दैट इज फाई बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। समझ में आई कि नहीं भाई? केस नंबर 3 क्या कहता है,
केस नंबर 3 कहता है कि अगर आपका जो सरफेस एरिया है इट इज़ लाइक दैट कि ये इधर की तरफ को देख रहे हो तुम कि एरिया मेरा इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है मेरी इधर की तरफ, तो थीटा बराबर कितना होगा 180 और कोस 180 कितना होता है -1। गुड, दिस इज मिनिमम। क्या होगा? सो 5 विल बिकम माइनस के ई ए। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम हो गया। आई बात समझ में? अब ये बात देखो कि मैक्सिमम और मिनिमम में सिर्फ प्लस और -1 का फ़र्क है, यानी अगर मैक्सिमम है तो प्लस के ई ए और मिनिमम है तो माइनस का ई ए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई देखो भाई, अगर सारे नोट्स किसी के बच्चे के पास होते हैं ना तो वो राजा है, राजा। वो कभी भी उठा के रिवाइज़ कर सकता है, कभी भी किसी कंसेप्ट को समझ सकता है कि वो क्या था, रोज़ाना रिवाइज़ कर सकता है। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है प्रिपेयर तो वो बावले की तरह घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, से कुछ समझ में नहीं आता। अब ये जो मैंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये समझो कि तुम्हारे पास एक क्यूब है। क्या है भाई? क्यूब है, और मैंने इस क्यूब को मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है। अब ये जो सरफेस हैं इसके, देयर आर 6 सरफेसेस। तो ये क्यूब ऐसे रखी हुई है। मान लीजिए कि इस क्यूब में ऐसे लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस। तो 2 सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो इस वाले की और एक इस वाले की। एक सरफेस से जा रहा है अंदर, एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो मान लीजिए इस वाले सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर लेना है तो आई विल टेक लाइक दिस। इस वाले का लेना है तो इसलिए आई विल टेक लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी ई ही है। बताओ भाई, बताओ। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस क्यूब के अबाउट कंप्लीट फ्लक्स बताओ, नेट फ्लक्स अबाउट दिस फील्ड, देन क्या कहोगे? मैं कहूँगा जी देखो जी, फाई बराबर φ1 + φ2, आने वाला और जाने वाला। आने वाला कितना मान लिया मैंने? φ1। जाने वाला कितना मान लिया? φ2। तो फाई बराबर, आने वाले के बारे में बात करो, ई ए cos 0 cos 180। कैसे? यहाँ देखो ई इधर जा, ए इधर जा रहा, ई इधर जा रहा, इसका मतलब क्या हो गया 180 प्लस इधर देखो ई भी बाहर ए भी बाहर, तो एंगल कितना 0। बताओ, मज़ा आता है जब बच्चा आगे आगे बोल रहा हो तुम्हारी तरह। आई बात समझ में? है ना? जब भी कोशिश करो, देखो अपना एक वो होता है ना अंदाज़ा लगाना कि अब सर क्या लिखने वाले, वही बात बोल दो। सर ये वाली बात खुशी होती है बहुत बच्चों से जब ऐसे बोलता है। तो फाई बराबर क्या हो गया? माइनस के ई ए, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1, और प्लस के ई ए, दैट इज़ मिला के कितनी हो गई? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाई, हाँ जी, तो समझ में आ रहा है? ये वाली बात नहीं आ रही? बताओ यहाँ तक का समझ में आया नहीं आया सारा? अब देखो इसमें और अभी बढ़ना आगे, पुरानी हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी पुरानी हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कैसे? देखो अभी एक ही फॉर्मूला तो हमने देखा है ढंग से, तो अभी इसकी एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन उसने कहा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ए जो है हमारा एरिया वेक्टर, दैट इज़ 2 मीटर स्क्वायर। बोलो भाई, न्यूटन पर कोलम है तो, और एंगल थीटा बराबर है दैट इज़ 60 डिग्री। तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो तुम क्या करोगे जी? हमें तो पता है फाई बराबर क्या होता है? ई ए cos थीटा। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला बताते रहो। ई की वैल्यू कितनी है? 5। गुड। ए की वैल्यू कितनी है? 2। गुड। और cos थीटा कितना हो गया? cos 60। तो फाई इक्वल कितना हो गया? 10 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो ये कितना हो गया है? 5। दैट इज़ फाई इक्वल टू 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम। वेरी गुड। इस तरह से बोलते रहो आगे आगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी रुक जाओ, और भी क्वेश्चन करने इसके अभी, जब तक बिल्कुल ठोक बजा के बिल्कुल तैयार ना हो जाए जब तक छोड़ो मत, हैं? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है हैविंग रेडियस इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिलेंडर है जिसको क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। फिर चलो इस क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं अभी, हैं? तो अभी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक क्वेश्चन लेके उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट हो रहा है इसके अंदर।
देखो बात को समझो ध्यान से। अब तुम्हें मैंने बताया था कि व्हाट इज दी सेकंड फार्मूला, फाई बराबर ई ए, समझ में आ गया था। एक फार्मूला और था, फाई बराबर ई डॉट ए, याद है, फाई बराबर ई डॉट ए। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, एक फार्मूला था मेरे पास फाई बराबर ई डॉट ए। जब मैं वेक्टर फॉर्म में ई को लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास तीन कंपोनेंट हैं, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। और इसी तरह मेरे पास ए के भी तीन वेक्टर हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जब मैं कहता हूँ कि मैं इनकी प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि वेक्टर ई डॉट ए करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, आई वाले की आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले की जे वाले से मल्टीप्लाई और के वाले की के वाले की मल्टीप्लाई, यानी ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। बताओ भाई, ये होता है फार्मूला। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा गया कि भाई मेरे पास जो है ना ई जो है वो है 2i प्लस 3j, अरे बोल लो भाई, और ए बराबर कितना है 4j प्लस 5k। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? मैं कह सकता हूँ फ्लक्स क्या होता है बच्चों, ई ए, यानी ई डॉट ए, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ। यहाँ देखो आई में कितना है 2, उधर आई में कितना है नथिंग है, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो नथिंग होगा। उसके बाद 3 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 12, तो यहाँ 12 आ गया। यही केस क्या है के के साथ, यहाँ के है मगर यहाँ नहीं है, तो इसका वैल्यू आ गया 12 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल लो भाई, आ गई? तो ये था हमारा छोटा छोटा आइडिया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इसके कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक।